हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आते हैं आज के मैच के की प्लेयर्स। इयोन मोर्गन 53 मैच खेले हैं, 870 रन, 4 अर्धशतक, 21 का इनका औसत है। इन पर निगाहें रहेंगी। और अब आप देख रहे हैं आंद्रे रसेल के आंकड़े। 65 मैच खेले हैं, 1411 रन बनाए, 8 अर्धशतक, 1 भी शतक नहीं, 56 विकेट चटकाए हैं। पैट कमिंस 17 मैच खेले हैं, 17 विकेट लिए हैं। बेस्ट जो है इनका 20 रन देकर 2 विकेट, औसत 32 का है इनका। डेविड वार्नर 127 मैच खेले हैं, 4712 रन बनाए, 44 अर्धशतक, 4 शतक, 42 का औसत है इनका। मनीष पांडे के बारे में देखें आप, 131 मैच, 2877 रन, 15 अर्धशतक, 1 शतक, 29 का इनका औसत है। भुवनेश्वर कुमार 118 मैच खेला है इन्होंने, विकेट 133 लिए हैं। बेस्ट इनका 19 रन देकर 5 विकेट है, औसत 23 का। और रोज की तरह क्रिकेट एक्सपर्ट अतुल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे जुड़े हैं। अतुल जी, आज के मैच को लेकर कुछ कहेंगे आप? आज किस तरह का मैच हमें देखने को मिलेगा? राइडर्स का पलड़ा आपको भारी दिख रहा है क्या? जी, निश्चित तौर पे आज के मैच में राइडर्स का पलड़ा बिल्कुल भारी है, क्योंकि दोनों ही टीम वैसे तो जीत के लिए खेलना चाहेंगी, क्योंकि दोनों हार चुकी हैं पहले, तो निश्चित तौर पे कमबैक करना चाहेंगी। और उम्मीद है कि एक अच्छा मैच देखने को आज मिलेगा। बिल्कुल। और ये उम्मीद धीरे धीरे उत्सुकता में बढ़ती चली जाती है, जब जैसे जैसे 7:30 बजे का समय हमारे निकट आ रहा है। फिर भी मैं एक बार वापस राइडर्स के प्लेयर्स पे आऊंगी और बात करना चाहूंगी कि हैदराबाद को मात दे सके ऐसी क्या खासियत आपको राइडर्स में दिखती है? जी बिल्कुल, देखिए राइडर्स के पास अनुभवी प्लेयर हैं, एक अच्छा उनके पास कप्तान है जो खुद एक फॉर्म में भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि फॉर्म में नहीं चल रहा है, और नौजवान काफ़ी प्लेयर्स हैं उनके पास। तो निश्चित तौर पे वो कोशिश करेंगे कि हम मैच के अंदर कमबैक करें। अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो वार्नर पहले मैच में जल्दी आउट हो गए थे। आज धमाकेदार पारी खेलेंगे, अच्छी शुरुआत देंगे, क्या टीम को ये उम्मीद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ओपनिंग साझेदारी के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। कल भी हम इस विषय पे बात कर रहे थे, तो एक बहुत अव्वल दर्जे के बैट्समैन है डेविड वार्नर। निश्चित तौर पे उनको ज़्यादा समय लगता नहीं है, कहीं पे भी वो पूरे विश्व में कहीं पे भी खेलें, चाहे वो एशिया में खेले, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट्स में खेले, कहीं पे भी खेले, वो बहुत जल्दी ही उस परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। बिल्कुल। पहले मैच में हार से शुरुआत हुई है, दोनों के बीच कांटे की टक्कर तो जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि जीत की लालसा ही दोनों टीमों को है। इसके बावजूद अगर दोनों के ही हम ओपनर्स की बात करें, मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं जो जाके कहीं ना कहीं एक सपोर्ट देने का काम करेंगे, अगर ओपनर्स नहीं चले तो, उनकी तालिका देखते हुए आपको क्या लगता है? आज चूंकि काफी तब्दीलियों के साथ भी जो राइडर्स की टीम है वो पिछले सीजन के मुकाबले इस बार उतरी है, तो आपको लगता है कि राइडर्स जो है वो हैदराबाद पर भारी पड़ेंगे, ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर? जी देखिए, दोनों ही टीम को हम आके अगर आते हैं, ऑन पेपर्स भी आते हैं, तो दोनों की ही टीम बराबरी पर ही आपको नजर आएगी। दोनों में ही अच्छे बल्लेबाज भी हैं, अच्छे ऑलराउंडर भी हैं और गेंदबाज भी हैं। और रही बात मिडिल ऑर्डर की, तो कुछ एक चीज़ें हैं जिसके कारण से मतलब जो ये परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज भी, क्योंकि जैसे भी कल हमने एक बात भी करी थी कि काफ़ी समय से लोग जितने भी प्लेयर्स थे सभी अपने अपने ऑलमोस्ट 6 मंथ से घर पे बैठे हुए थे, तो मैच टेम्परामेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैच खेलते हैं तो काफ़ी कुछ समझ में आता है, सर काफ़ी कुछ खेलने को सीखने को मिलता है।
तो निश्चित तौर पे हर कोई बल्लेबाज है, ऑलराउंडर है, वो सोच रहा है कि भाई जैसे ही चांस मिले तो उसको अवेल करें और अच्छा परफॉर्म करें। हम लगातार पिछले मैच से सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि दोनों ही टीमें पिछला मैच हार गई थी। अगर कुछ सीखकर आगे बढ़े हैं तो क्या कुछ तब्दीली आप देख सकते हैं? आंद्रे रसेल का ना चलना, सुनील नारायण से ओपनिंग कराना, ये ठीक फैसला? जी, सुनील नारायण काफ़ी टाइम से ओपनर के तौर पे ही खेल रहे हैं। आपने अगर पीछे भी देखा है तो आईपीएल से वो एक ऑलराउंडर के तौर पे उभरे हैं। तो निश्चित तौर पे सुनील नारायण को ही ओपनिंग कराई जाएगी और वो 30, 40, 50 रन और बना जाते हैं और बॉलें भी काफ़ी कम यूज़ करते हैं और स्लो ओवर्स का वो एक भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो निश्चित तौर पे सुनील नारायण को ही बल्लेबाज के तौर पे उतारा जाना चाहिए। क्या आंद्रे रसेल और मॉर्गन को बेहतर मौका मिल सकता है? जी बिल्कुल, आंद्रे रसेल एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और जिस दिन उनका दिन होता है तो आप देखते हैं कि स्टेडियम से बाहर जाके छक्के पड़ते हैं। और ऐसे ही मॉर्गन एक मतलब बेहतरीन बल्लेबाज हैं और मतलब विश्वस्तरीय बल्लेबाज हैं। वो भी मतलब ज़बरदस्त जब उनका परफॉर्म करते हैं तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रहती है। हैदराबाद की पे आ जाते हैं और हैदराबाद में मैं पहले बॉलिंग को लेकर, बॉलर्स को लेकर बात करना चाहूंगी। इस बार बॉल मजबूत होगा, अच्छी गेंदें पड़ेंगी, इस बात की क्या गारंटी है? क्योंकि भुवनेश्वर एक बड़ा नाम जो पिछले मैच में नहीं चले, राशिद खान कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, आप देखिएगा कि स्पिनर्स पहले राशिद खान को भी हम लेके चलते हैं कि पिछले काफ़ी 6-7 मैचेस हो चुके हैं तो स्पिनर्स को ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इसका कारण मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि सभी घर बैठे हुए थे और मैच खेलने को सभी को नहीं मिल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि स्पिन गेंदबाजी की विकेट उनके अनुरूप नहीं है, मतलब विकेट उनके अनुरूप है ऐसा नहीं है। कल आप देखिएगा अमित मिश्रा ने बहुत अच्छा बॉल डाला था। तो और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी ही बड़े बड़े प्लेयर्स हैं अनामिका जी और जल्दी ही अपने आप को रिकवर करने में इनको टाइम नहीं लगता है। तो और बाकी दिन की बात होती है, किस दिन किस प्लेयर का दिन होता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर से अच्छी शुरुआत की हम उम्मीद कर सकते हैं। ओपनिंग में आ रहे हैं, विलियमसन नहीं खेल रहे हैं, क्या उससे कोई फर्क आप देख रहे हैं या एक बेहतर शुरुआत की उम्मीद वार्नर से? जी बिल्कुल, केन विलियमसन मतलब आप उनका स्ट्राइक रेट उठा के देखिए, नंबर मतलब कमाल के बल्लेबाज हैं वो और T20 और वनडे के तो मतलब बेहतरीन बल्लेबाज हैं वो। उनको उनका ना खेलना एक मतलब सेटबैक ही है टीम के लिए और निश्चित तौर पे डेविड वार्नर के ऊपर जिम्मेदारी फिर बढ़ती है कि वो नहीं खेल रहे हैं तो उनको एक अच्छी शुरुआत दें, अपने आप को लय में लेके आएँ और टीम को एक बेहतरीन टोटल प्रदान करें। अपने पिछले मैच में हैदराबाद पस्त हो गई थी, बुरी तरह हारी थी। ऐसे में क्या सीखते हुए आज किन तब्दीलियों के साथ या किस मजबूती के साथ क्या ध्यान देने वाला फैक्टर है जिसके साथ पिच पर उतरना चाहिए, मैदान पर उतरना चाहिए हैदराबाद टीम को? अतुल जी। जी बिल्कुल, लास्ट मैच जो इनका रहा था वो अच्छा नहीं रहा था तो उससे मेरे ख्याल से इन्होंने सीखा भी होगा। ऐसा नहीं होता है, हर मैच के बाद इनकी मीटिंग्स होती हैं, एनालिसिस होते हैं और कोच और जिनकी मैनेजमेंट होती है वो बारीकियों पर पूरा गौर करते हैं। आजकल जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर सब कुछ उनको दिखाया जाता है कि आप किस तरीके से आउट हो रहे हैं, किस तरीके से आपने बॉलिंग कर रहे हैं, कहाँ आप फील्डिंग में कमज़ोर हैं। तो निश्चित तौर पे ये सभी प्लेयर रिफाइंड प्लेयर हैं और बहुत जल्दी ही अपनी गलतियों को सुधार करेंगे और एक 100% अपना मैच के अंदर देंगे। दिनेश कार्तिक की अगर मैं बात करूं, उनकी कप्तानी पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए गए थे कि उसमें कहीं कोई चूक रह गई, वो चूक गया अपने पिछले मैच में जिसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ा था। तो कुछ बदलावों के साथ उतर सकते हैं क्या कार्तिक?
जी बिल्कुल, देखिए दिनेश कार्तिक एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है और मतलब हर एक को याद है बांग्लादेश का वो मैच जब उन्होंने हारा हुआ मैच वहाँ से हमें जिता के लेके आए थे वो। तो ऐसा कोई T20 के वो बेहतरीन बल्लेबाज हैं और कप्तानी भी वो अच्छी कर रहे हैं। कई बार होते हैं कुछ डिसीजंस ठीक नहीं जाते हैं, अनुरूप नहीं जाते हैं कई बार, तो उसमें कोई ज़्यादा मतलब सोचने वाली कोई ज़्यादा बात है नहीं। निश्चित तौर पे वो एक मैनेजमेंट के साथ बात करके एक अच्छी टीम को ही उतारेंगे और प्लेयर्स को एक जीत के लिए हर एक को मतलब वो मोटिवेट करेंगे और अच्छा मैच देखने को मिलेगा। ओपनर्स की हमने बात की, बॉलर्स की हमने बात की, एक बार मिडिल ऑर्डर पर नजर दौड़ा लेते हैं अतुल जी। कोलकाता के मिडिल ऑर्डर की हम बात करें, शुभम गिल हैं, रसल हैं, मुर्गन हैं, ये कितनी मजबूती दे सकते हैं हैदराबाद के सामने टीम को, जीत का कितने करीब ले जा सकते हैं? देखिए एवन मॉर्गन की मैं आपको पहले ही बता रहा था कि बहुत अच्छे तकनीक रूप से बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। आंद्रे रसल बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। शुभम गिल जो हैं वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। आने वाला मतलब उसको कई लोग तो युवराज से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई, हालांकि बहुत जल्दी है उनको किसी से कंपेयर करना, बट नौजवान हैं, यंग हैं और उनमें काबिलियत है। जो वो खेलते हैं, अच्छी बॉल डालते हैं और बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। बस ये है कि जिम्मेदारी से खेलना सबसे बड़ी बात होती है। जितना मैच्योरिटी के साथ, जितना जल्दी वो मैच्योर हो जाए क्रिकेट खेलने में, उतना अच्छा उनको सही रहेगा। इंडिया टीम में वो अपनी जगह बना पाएंगे और IPL से अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिल नहीं सकता है। तो निश्चित तौर पे तीनों जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं उनको एक जिम्मेदारी रहेगी और मतलब आप देखिए कि दोनों जो एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं, आंद्रे रसल भी बहुत एक्सपीरियंस हैं, एवन मॉर्गन भी बहुत एक्सपीरियंस है। उनमें क्षमता है कि वो अकेले मैच को जिता के लेके जा सकते हैं जिस दिन उनका दिन होता है। तो और निश्चित तौर पे वो कोशिश करेंगे कि एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें, अपनी टीम को जिता सकें। मैंने ये मिडिल ऑर्डर का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हमने देखा कि सनराइजर्स हैदराबाद की जो परफॉर्मेंस थी, खासकर मिडिल ऑर्डर, बेंगलोर के खिलाफ जो इनका मैच था वो बुरी तरह से फ्लॉप। तो इस बार अच्छा करेंगे या सभी जो मिडिल ऑर्डर में जितने भी प्लेयर्स के नाम हैं वो सब चल जाएंगे? थोड़ा सा समझना या स्वीकार कर लेना मुश्किल हो जाता है अतुल जी। जी बिल्कुल, देखिए ये तो प्रेडिक्शन करना कि पहले कि भाई कौन कितना चलेगा, कैसे खेलेगा, क्रिकेट है नामिका जी, क्योंकि एक गेंद का नहीं, रसल के मसल के आगे कौन टिकेगा? आंद्रे रसल को दे पाएंगे चुनौती कि नहीं दे पाएंगे, इस पर तो आप और हम बात कर ही सकते हैं। सोशल मीडिया पे ये लाइन बहुत ट्रेंड कर रही थी, मैंने सोचा बोल दूं कि रसल का मसल आज चलेगा क्या, तो उसके आगे हैदराबाद के मिडिल ऑर्डर पर भी तो बात बनती है ना अतुल जी। जी बिल्कुल, उम्मीद है। देखिए आंद्रे रसल में क्षमता बहुत है। जिस दिन मैंने बताया भी है, जिस दिन उनका दिन होता है तो वो गेंद ग्राउंड से बाहर जाती है उनकी, जब वो छक्के लगाते हैं तो, और मतलब बड़ी क्रूरता के साथ वो गेंद को मारते हैं। तो उम्मीद है कि वो अच्छे से बल्लेबाजी करें और दर्शकों का मनोरंजन करें। बिल्कुल, और जो विश्लेषण निकल कर आ रहे हैं लगातार, अगर आप देखिए हैदराबाद के ओपनर्स के बाद कुछ खास मजबूत बैटिंग ऑर्डर दिख नहीं रहा। मिडिल ऑर्डर जो है वो पिछले मैच में बेंगलोर के खिलाफ भी बुरी तरह से फ्लॉप रही थी और इतने अच्छे नाम या अच्छे प्लेयर्स नहीं है जितना इस वक्त राइडर्स के पास है। जी बिल्कुल, देखिए ये तो निश्चित तौर पे आप देख ही रहे हैं कि क्योंकि वो जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो अगर वो ढंग से खेलेंगे जब भी मैच को जीत पाएंगे। तो खाली ओपनर्स के ऊपर डिपेंड होना तो वो चल नहीं सकता। टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, सभी को परफॉर्म करना पड़ता है, सभी को 100% देना पड़ता है, जब भी टीम जीत पाती है। अबू धाबी के पिच को देखते हुए, मैदान को देखते हुए और मौसम के मिजाज को देखते हुए आपको क्या लगता है, टॉस जीतने वाले को पहले क्या चूज करना चाहिए? जी मेरा तो हमेशा एक फॉर्मूला रहता है कि 2020 के अंदर टॉस अगर जीत जाओ तो बल्लेबाजी पहले करो,
क्योंकि पिच में कोई ज़्यादा सा होता नहीं है। पिच ही तकरीबन बनाई जाती है, थोड़ा बहुत ग्रास का ऊपर नीचे होता है कि कहीं पे थोड़ी सी हरी ग्रास डाल देते हैं तो, और तब थोड़ी गेंदबाजों को मिल जाती है, थोड़ी मदद मिल जाती है। अन्यथा मतलब तकरीबन यही रहता है कि बल्लेबाज को कोई फ़ायदा मिलता है। आप देखिए कि जो पहले बल्लेबाजी कर रहा है तकरीबन वो जीत ही रहा है। आपकी पिछले 7-8 मैच जितने भी हुए उनको एनालिसिस करके उठा के देख लीजिए। जब आप ये बात रखते हैं, हम रोजाना तकरीबन ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं और हमारे बीच में ये बात हो रही है, आप इसकी बार बार हिमायत करते हैं कि पहले आपको बैटिंग कर लेना चाहिए। मैं काफी हद तक आपसे सहमत भी हो जाती हूँ अतुल प्रताप जी कि बाद के लिए दबाव नहीं रहता टीम पर, किसी भी प्लेयर पर, और पहले अगर रन माउंटिंग हो जाए, पहले एक विशाल स्कोर आप खड़ा कर लें तो बहुत आसान हो जाता है बाद में जो चेज करने के लिए उतर रहे हैं उन्हें रोकना। क्योंकि ये प्रथा अगर हम 13वें सीजन की बात करें तो धोनी ने पहले मैच में शुरू की, पहला जीत लिए, बाकी के 2 मैच हार गए। इसके फैक्टर काफी रहे, हम उस पर भी थोड़ी देर बात करेंगे आपसे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जब भी चेज करने उतरेंगे पहले बॉल कर लेंगे तो आप जीत ही जाएंगे। बिल्कुल, आप देखिए कि अगर कोई पहले रन बना 200 रन या 175-80 रन जो भी बना लेता है, अगर 175-80 रन के करीब कोई भी टीम पहले बना लेती है तो वो चेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हमें लगता है बाहर बैठ के क्रिकेट बहुत आसान लगती है, पर जब क्रिकेट अंदर खेलते हैं तो वो बहुत मुश्किल होती है। बाहर बैठ के तो हर कोई सचिन तेंदुलकर है, बाहर बैठ के हर कोई कहता है कि हाँ मैं होता तो 6 पे छक्का मार देता, मैं होता तो आउट कर देता। बट जब अंदर खेलते हैं तो पता भी नहीं लगता कि बॉल कहाँ गई है और कहाँ से क्या चीज़ हो गई है। एक मतलब सेकंड का हिस्से पे हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें डिफेंस करना है, हमें शॉट मारना है, हमें पुल मारना है, हमें कट मारना है, क्या करना है। एक सेकंड के भी 100वें हिस्से में हमें डिसीजन लेना पड़ता है, और अगर हम कहीं पे भी चूक होगी, हमें गलती होगी तो हमें अपना विकेट गंवाना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे जब एक टारगेट बड़ा होता है और उसको चेज करने का एक प्रेशर रहता है, और प्रेशर में हर कोई परफॉर्म करे, ये हर एक के बस की बात नहीं है। हर कोई विराट कोहली नहीं हो सकता, हर कोई महेंद्र सिंह धोनी नहीं हो सकता। ये धोनी भी हार गए 2 मैच में। मैं इसका जिक्र इसलिए करी थी क्योंकि आईपीएल के अभी तक जितने भी टॉस हुए इस 13वें सीजन के, सभी ने पहले बॉल को चुना है, और जो पहला मैच धोनी ने जीता था बॉल को पहले चुनते हुए। उसके अलावा अभी तक जिसने भी पहले बॉल चुना, चाहे वो धोनी ही क्यों ना रहे हो, वो भी 2 मैच हार गए, तो सभी हार गए हैं। ये क्या ट्रेंड है? ये जो आप अंक गणित समझा रहे हैं, ये जो पूरा गणित है, ये इन प्लेयर्स को, इन कैप्टन्स को, इनके कोच को समझ नहीं आ रहा है, या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या समझ आता है अतुल जी? मुझे ऐसा लगता है अनामिका जी की कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है इनका ना, कोई एक अपने प्लेयर्स को या अपनी टीम को चेज करने के लिए उनको कुछ सिखाया जा रहा है। क्योंकि अभी स्टार्टिंग मैच हैं तो ये लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी पूरा आईपीएल पड़ा हुआ है आपको, तो उसमें कि शुरू में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, भी चेज करें। तो नए युवा, देखिए युवा बहुत सारे युवा हैं जो भारत के जो आईपीएल में खेल रहे हैं, और उनको चेज करना सबसे मुश्किल होता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती प्रेशर हैंडल करना। तो जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा ये सोचना है कि ये लोग अपने प्लेयर्स की प्रैक्टिस कराने में विश्वास कर रहे हैं, उनको चेज करने के लिए कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही एक गणित सामने आता है, अन्यथा बाकी तो कुछ ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं। और ये चीज़ एक अच्छी भी है, पर उन प्लेयर्स को कल आप देखिएगा जैसे पृथ्वी शॉ है, उसने एक अच्छी बल्लेबाजी करी, तो बहुत अच्छा उसने इन सब के ऊपर निगाहें हैं, इन युवाओं के ऊपर निगाहें हैं, इनके ऊपर एक मौका है। अगर ये सब परफॉर्म करते हैं और चेज करते हुए परफॉर्म करते हैं तो निश्चित तौर पे इनको टीम इंडिया में आगे जगह बनाने का मौका मिल रहा है। तो यही एक समझ में आ रहा है कि इनको सिखाने के लिए ही ये चीज़ करी जा रही है। थोड़ी देर अगर हम और इस पर बात करें, क्या जैसे टाइमिंग है, इस मैच की टाइमिंग है, जो जगह, जो लोकेशन है जहां पर मैच हो रहा है, वहां ओस एक फैक्टर हो सकता है पहले बॉल को चुनने को लेकर, ओस का गिरना? ड्यू आप बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ ड्यू को ही कहा है मैंने। हाँ जी बिल्कुल है। देखिए
जी 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 ड्यू तो एक फैक्टर होता ही है। जो बाद में जो टीम गेंदबाजी करती है, बॉल गीला हो जाता है और फील्डिंग करने में भी उसमें दिक्कत होती है। ये थोड़ी सी परेशानी आती है ड्यू से, क्योंकि बॉल गीला हो जाता है, ना तो वो स्विंग होता है, ना वो स्पिन हो पाता है, और फील्डिंग करते वक्त भी वो स्लिप होता है हाथ से, तो बार बार बॉल को पहुंचना पड़ता है। और बॉलर के पास ज़्यादा वेरिएशन होते नहीं है, उसमें बल्लेबाजों को थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है कि बॉल सीधा ही आएगा, चलो सीधे बॉल के अकॉर्डिंग ही खेलना है। तो ये एक एडवांटेज मिलता है बाद में बल्लेबाजों को। विकेट कीपिंग पर एक नजर दौड़ा लेते हैं अतुल जी। दिनेश कार्तिक या जॉन, कौन बेहतर? दिनेश कार्तिक या जॉनी वेस्टो, दोनों ही टीमों की बात कर रहे हैं। देखिए जॉनी ब्रिस्टो आज की दौर, जी 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 बिल्कुल, जॉनी ब्रिस्टो बिल्कुल ऊपर हैं आज के टाइम में। आप देखिए इंग्लैंड में भी वो जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से भी खेल के आ रहे थे, तो वहाँ पे भी शानदार वो परफॉर्म करते आ रहे हैं। और यहाँ पे भी लास्ट मैच में भी आप देखेंगे और उससे पहले भी देखेंगे, आते ही उनकी जो फॉर्म है, वो जो कंसिस्टेंसी है जिससे वो रन बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो एक उम्दा दर्जे के बल्लेबाज हैं। और कीपिंग में भी वो बिल्कुल परफेक्ट कीपर बैट्समैन है आज के टाइम में। एक बहुत छोटा सा सवाल पिछले मैच को लेकर ले लेती हूँ मैं। जो हम बात कर रहे थे, आप और हम यहाँ पर बैठकर, हमारे खेल संवाददाता कमल भी, कि कहीं ना कहीं क्रम चेंज करना पड़ेगा, धोनी को ऊपर आना पड़ेगा। आप 15 ओवर के बाद उतरकर चाहे कितने ही जलवा बिखेर दें, उसके बाद आप मैच में वापस ही नहीं करा पाते हैं टीम को। वो वहां पर दिखा, बाद में धोनी जरूर निराश नजर आए, ऐसा हुआ? जी बिल्कुल। मैं तो अभी भी वो लेट आए, कल भी, अगर कल भी थोड़ा और जल्दी आते, मैं तो उनको हमेशा से ही मानता हूं कि नंबर 4 बल्लेबाजी बहुत अच्छे से वो करते हैं। देखिए धोनी जब भी आते हैं ना, अब तो मतलब 40 साल के हो गए हैं, एक रिफ्लेक्सेस भी स्लो हो जाते हैं। हालांकि उनमें अभी वो है नहीं, रिफ्लेक्सेस स्लो इतने हैं नहीं, बट जैसे वो आते हैं तो उनको 5-10 गेंदें चाहिए होती हैं सेट होने के लिए। ये अनुमान हर बल्लेबाज को ही चाहिए होती हैं। बहुत कम रेयर होता है जो आते ही बॉलों को चौके छक्के मारना शुरू कर दे। तो धोनी अगर 4 नंबर पे आते हैं खेलने, तो 10-12 और बचे हुए हों, तो वो बहुत अच्छे से उनको बॉल दिखने लग जाती है। 10-12 बॉलों के बाद बॉल उनको फुटबॉल नजर आने लगती है, इतना उनका आई सेट हो जाता है। तो अगर वो 4 नंबर पे आते हैं तो वो 10-12 की एवरेज आराम से आगे बना सकते हैं, उनमें वो क्षमता है। अब पता नहीं वो क्या सोचते हैं कि भाई युवाओं को आगे करा जाए, आगे टीम को फायदा हो, भी उनका युवाओं को मौका मिले। चलिए, सोच और मैच को जीत तक ले जाना, ये दोनों अगर पैरेलल साथ में चले तो ज्यादा मजा आएगा धोनी के मैच को देखने के लिए। और इस 2 हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, धोनी के प्रशंसकों की कोई कमी नहीं हो रही है। प्रॉमिस किया है धोनी ने आगे से और बेहतर खेलने के लिए, और बैट्समैन से अपील भी। आज के मैच पर आ जाते हैं। एक आखिरी सवाल, सनराइजर्स या कोलकाता नाइट राइडर्स, आप किसको हावी देख रहे हैं? जी मैं अगर आज थोड़ा सा जाना पाऊंगा तो 60% सनराइजर्स की तरफ मैं जाना चाहूंगा। अच्छा, 40% KKR। चलो, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए अतुल प्रताप जी, और इस तमाम बातचीत के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आइए IPL 2020 में अब हम आपको संभावित प्लेइंग 11 दिखा रहे हैं। कोलकाता के संभावित प्लेइंग 11: दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल, सुनील नरेन, नीतीश राणा, युवन मोर्गन, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, पैट कमिंस। हैदराबाद के प्लेइंग 11 आप देख रहे हैं: डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो, मनीष पांडे, प्रियम गर्ग, विजय शंकर, मोहम्मद नबी, रशीद खान, शहबाज। पैट कमिंस के आगे नाम थे कमलेश नागरकोटी, शिवम मावी, कुलदीप यादव। और सनराइजर्स के जो नाम रह गए थे शहबाज के बाद, वो भी आपको दिखाया। सीजन 2020 का ये पॉइंट टेबल है आपके सामने।
IPL 2020 में फिलहाल यहीं रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।